प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन, उदासीन वक्र द्वारा, उदासीन वक्र की विशेषता, इच्छा और मांग में अंतर, घटिया वस्तुओं के लिए आय में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। उदासीन वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन के शर्तों को लिखें। उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने के लिए दो बातों को जानना आवश्यक है। पहला, तटस्थता मानचित्र तथा कीमत रेखा। तटस्थता मानचित्र होता है उदासीन वक्रों के समूह को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। कीमत रेखा जो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। जैसे अगर हम लोग ग्राफ में बहुत सारे अगर उदासीन वक्र है, मतलब उदासीन वक्र का समूह है, तो इसको हम लोग उदासीन मानचित्र कहेंगे। उसी तरह कीमत रेखा होगी, ये मेरा ए बी कीमत रेखा है। संतुलन के शर्त। संतुलन की दशा में उपभोक्ता का उदासीन वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करेगा। संतुलन बिंदु पर संतुष्टि अधिकतम तब होगी जब x वस्तु की y वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर x वस्तु की कीमत और y वस्तु कीमत के बराबर हो जाए, अर्थात MRS XY बराबर PX बट्टा PY। तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होना चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए। रेखा चित्र में हम लोग देख रहे हैं, ये ए बी रेखा चित्र में ई बिंदु पर उदासीन वक्र स्पर्श कर रही है, यहाँ स्पर्श कर रही है, अतः y वस्तु OC मात्रा और x वस्तु OD मात्रा क्रय करेगा और यहाँ पर ई बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। उदासीन वक्रों के किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखें। तो उदासीन वक्र की तीन विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है क्योंकि MRS में घटने की प्रवृत्ति होती है। ये है मेरा उदासीन वक्र, ये है मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, यहाँ x अक्ष, ये y अक्ष। मूल बिंदु की ओर क्या है, ये उठा हुआ है, इसका मतलब है मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होती है। दूसरा है उदासीन वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। उदासीन वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं, देख रहे ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिर रही है, अतः यह ऋणात्मक ढाल वाली होती है। अधिक ऊंचा उदासीन वक्र पहले वाले उदासीन वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। जैसे ये उदासीन वक्र IC1, इससे ऊपर अगर है IC2, तो जितना ऊंचा उदासीन वक्र उतना अधिक संतुष्टि को व्यक्त करेगा। उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, जैसे यहाँ काट रहा है, इस तरह उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। अगला क्वेश्चन, इच्छा और मांग में अंतर करें। इच्छा मतलब कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को लेने के लिए अगर सोच रहा है, जैसे पैदल जाता है तो साइकिल के बारे में सोचेगा, साइकिल है तो बाइक के बारे में सोचेगा, बाइक है तो मोटर कार के बारे में सोचेगा। तो सोचने वाला जो है उसी को हम लोग इच्छा कहते हैं। मांग, जब मेरे पास साधन हो और हम किसी चीज़ को खरीदने को तत्पर रहते हैं तब वो मांग कहलाता है। मांग सदैव निश्चित कीमत एवं समय से संबंधित होती है, लेकिन इच्छा में समय और कीमत से कोई संबंध नहीं है। मांग के लिए साधन होना आवश्यक है, किंतु इच्छा के लिए नहीं। मांग को संतुष्ट किया जा सकता है किंतु इच्छा को नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुओं की मांग की लोच बताएं। वस्तु है जैसे मेरा नमक, हीरा और दूध, इसका मांग का लोच बताना है। तो लोचदार मतलब होता है कि मूल्य का प्रभाव उस वस्तु की मांग पर अगर पड़े तो वो लोचदार कहलाएगा। मूल्य का प्रभाव अगर मांग पर नहीं पड़ता है तो उसको हम लोग बेलोचदार कहते हैं। जैसे नमक क्या है, नमक का दाम ज़्यादा रहे चाहे कम रहे, जितना हमको आवश्यकता है उतना हम क्रय करेंगे ही, तो ये बेलोचदार होगा। उसी तरह हीरा और दूध लोचदार हुआ। मांग वक्र क्या है? प्रोफेसर लिफ्टविच के अनुसार मांग वक्र वस्तु की उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता समय की एक अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन, घटिया वस्तुओं के लिए आय में वृद्धि मांग वक्र को कैसे प्रभावित करती है?
आय में वृद्धि होने की स्थिति में एक निम्न कोटि वस्तु की मांग में कमी होती है। जैसे अगर उपभोक्ता का आय बढ़ गया, वो कम दाम वाला चावल अगर क्रय करता है या उसका उपभोग कर रहा है, जब वो अच्छा पैसा जब कमाने लगता है तो वो क्या करता है, उस चावल को खरीदना बंद कर देता है और उससे अच्छा वाला चावल या महंगा वाला चावल क्रय करने लगता है। उपभोक्ता बढ़िया प्रतिस्थापन को अधिक प्रतिस्थापन देने लगता है क्योंकि अब उसके लिए उसे खरीदना संभव होता है। प्रचलित कीमत पर वस्तु की कम मात्रा के खरीदने का अर्थ मांग वक्र का पीछे की ओर खिसकना है। यहाँ हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि अगर मांग वक्र बाईं ओर खिसक रहा है, इसका मतलब है उस वस्तु की मांग में कमी हो रही है, और अगर वक्र दायां ओर खिसक रहा है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है। इसके विपरीत यदि आय घटती है तो उपभोक्ता जो पहले ही निम्न कोटि वस्तु का उपभोग कर रहा होता है, अब और अधिक इसी वस्तु पर निर्भर करने लगेगा। उपभोक्ता का अगर आय कम हो गया तो वो फिर निम्न कोटि की वस्तु पर ही निर्भर करेगा, अर्थात उसका मांग बढ़ जाएगा तो वक्र कहाँ हो जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। संभव है कि उसे बढ़िया प्रतिस्थापन के उपभोग में कमी करनी पड़े ताकि वह निम्न कोटि वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सके। इसका अर्थ मांग वक्र का आगे को खिसकना अर्थात मांग में वृद्धि का होना है। अगला क्वेश्चन, दी गई तालिका को पूरा करें। वस्तु x की इकाई 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। TU 10, 22, 27, 28 दिया। 22 के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब यहाँ पर खाली जगह रहेगा, यहाँ हमको भरना है। अब चूंकि मैं समझाने के लिए इसको किया हूँ तो ये मैंने भर दिया है, इसके नीचे लाइन खींच दिया। तो हम लोग देख रहे हैं TU मेरा 10, 22, 27, 28 है, AU 10, 11, 9, 7 है और MU 12, 5, 1 है। अब ये कैसे निकलेगा तो हम लोग फॉर्मूला पे चलेंगे। तो TU का फॉर्मूला होता है AU गुने मात्रा, मात्रा जो मेरा 1, 2, 3 है। उसी तरह AU का फॉर्मूला होगा AU बराबर TU बट्टा मात्रा। उसी तरह MU का फॉर्मूला होगा TUN माइनस TUN माइनस 1, मतलब अतिरिक्त इकाई। तो यहाँ पर 10 ये खाली है, अब इसको भरना है तो AU 2 को 11 में गुना कर दें तो 22 हो जाएगा और 4 को 28 में भगा देंगे 7। उसी तरह MU निकालने के लिए TU को घटाना होगा तो 10 खाली, 22 में 10 को घटा देंगे 12, 27 में 22 को घटा देंगे 5 और 28 में 27 को घटा देंगे 1। इसे समझने में अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो, दिक्कत हो या नहीं समझ में आया या मैं ठीक ढंग से नहीं समझा पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इस गलती को सुधारूँगा। धन्यवाद।